गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 9 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज कुछ नए और थोड़े से रिपीटेड टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पसमंदा मुस्लिम्स के बारे में। ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आर्टिकल लिया है। आज हिंदू में जो है आर्टिकल कम थे, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस का थोड़ा तड़का यहाँ पे लगा दिया है, तो इसको थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ट्रेजेडी हुई है जापान के अंदर बहुत बड़ी। उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे जी, उनको असैसिनेट कर दिया गया है, तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी इन न्यूज जो है वो प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं आपसे, तो उसको थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। G20 मीटिंग हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, G20 क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं, क्या उसका एजेंडा है, वो थोड़ा सा जानेंगे। अपने रिपीटेड है ये, पहले इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो जिन बच्चों को ये नहीं देखना है वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। नीचे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिया होता है। टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप उसके ऊपर क्लिक करिए, सीधा आप उसी टॉपिक पे पहुंच जाओगे। तो पूरा एनालिसिस अगर किसी को बाई चांस नहीं देखना है, अगर आपको लगता है कि रिपीटेड टॉपिक आपको अच्छे से आता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो सिस्टम का, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टाइम स्टैम्प लिया होगा, हर न्यूज की टाइम वहां पे दिया हुआ है, कब वो जो है न्यूज स्टार्ट होती है, तो आप उसको भी कर सकते हो। पार्टी सिंबल इन एंड द इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र से न्यूज आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में नहीं किया है। क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, ये आज का थोड़ा सा एडिटोरियल सेक्शन से उठाया है। ये वाला भी एडिटोरियल सेक्शन से उठाया है। इक्वल पे फॉर वीमेन इन स्पोर्ट्स, तो मर्दों के बराबर जो है औरतों की भी स्पोर्ट्स में पेमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में है। अच्छा आर्टिकल है। और लैंडस्केप रेस्टोरेशन, ये भी एक्चुअली आज का एडिटोरियल है। ठीक है, 3 एडिटोरियल मैंने आज उठाए हैं क्योंकि आज आर्टिकल्स कम थे, लेकिन बढ़िया है, मजा आएगा करने में इसको तीनों को। और एमसीक्यू से कुछ लोग हम लोगों ने किए हैं। ये एमसीक्यू है, एमएसक्यू नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन से लिया है। और एडिशनल आर्टिकल आज हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि कुछ खास दमदार था ही नहीं आर्टिकल्स में आज। तो ये सारे का सारा हम लोग करने वाले हैं, लेकिन सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया आप जो है हमारे एफर्ट्स को जो है आप तारीफ करते हो, प्रशंसा करते हो कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छे। तो आज फिर से बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच आप सभी को कि आप हमारे साथ बने रहते हो, लगातार एनालिसिस देखते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जो है बताया करें। पता चलता है कि मुझे कौन से बच्चे हमारे जो न्यूज एनालिसिस लगातार देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कुछ चीजें पसंद ना आए। और सजेशन भी दे सकते हो आप वहां पे अपने कुछ। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो कंटेंट है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो। देखिए पहले ही हम लोग यहाँ पे आपको रेड या फिर जो है से बोल्ड में देते हैं ना, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज है उस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर में। तो इतना आपके लिए कर रहे हैं, कुछ और अगर फ्यूचर में होता है यहाँ पे चेंजेस, वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है। तो शिंजो अबे जी को असैसिनेट कर दिया गया है। बहुत बुरी घटना है। देखिए जापान, कोरिया वगैरह ना, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज में से माने जाते हैं। यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है वायलेंस वगैरह वो सब करके। और ऐसी कंट्री में जो इतनी पीसफुल मानी जाती है, वहां के लोग इतने समझदार पढ़े लिखे माने जाते हैं, वहां पे इस तरह की चीजें होना वैसे भी काफी शॉकिंग होता है ना। एशियन कंट्रीज में इस तरह की चीजें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट होते हैं। इंडिया में खुद हमारे यहाँ पे 2-2 प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, वो डाइजेस्टिबल है। लेकिन जापान जैसी कंट्री में इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो थोड़ा समझ से बाहर है। तो जिस आदमी ने इनको असैसिनेट किया है उसका कहना है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और शिंजो अबे जी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो शायद उनके बीच में गरज था, एक बदले की भावना थी उनके मन में, तो उन्होंने ये सब किया है। और वो हैंडमेड गन थी। यूएसए की तरह, कनाडा की तरह जापान में इतने आसानी से आपको गन्स नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने जो देसी कट्टा जिसको बोलते हैं, तो देसी कट्टे टाइप का ही था वो। और वो वहाँ की डिफेंस फोर्सेस में भी थे, मैरीटाइम जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है जापान की, वहां पे भी उन्होंने सर्व किया था कभी के टाइम में। तो ये थोड़ी सी एक चीज है, थोड़ा आप इसको देख सकते हो। शिंजो अबे जी की जर्नी के बारे में आपको पढ़ना है तो वो भी आर्टिकल में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। शिंजो अबे जी जो है इनकी जर्नी के बारे में एक आर्टिकल मैंने, हाँ तो ये रहा, देखिए 1954 में जो है इनका जन्म हुआ था टोक्यो के अंदर। उसके बाद जो है इन्होंने जो है सीको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, जो टोक्यो के अंदर ही है। फिर ये एक्चुअली यूएसए में भी गई, यूएसए में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ, तो पॉलिटिक्स में आए। जापान की जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं, एलडीपी, उसके बाद में वो लीडर बने, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, और फिर फाइनली जो है चलते चलते जो है वो 2006 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए। ठीक है, और 2007 में इनकी पार्टी हार गई, बहुत 52 इयर्स के बाद इनकी पार्टी इलेक्शन हारी। फिर जो है बाद में इन्होंने रिजाइन भी दे दिया, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ी बीमार रहते थे। फिर बाद में जो है 2014 में फिर से 2013 में भी एक्चुअली ये फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर बने।
और इन्होंने इनकी इनकी एक जो खास बात है उसे कहा जाता है एबेनोमिक्स। एबोनोमिक्स ये खास टर्म दिया जाता है, जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है मोदीनोमिक्स। मतलब इन्होंने अपना ही एक इकोनॉमिक सिस्टम चलाया हुआ था, जैसे मोदी जी ने चला रखा है ऐसे इन्होंने चलाया था। उस समय ब्रिटेन जो जापान की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी, इकोनॉमी डाउन जा रही थी, रिसेशन से जूझ रहा था, तो इन्होंने एबोनोमिक्स चलाया। एबोनोमिक्स का मतलब होता है इजी मनी। तो इन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया ताकि बिजनेस बूस्ट हो सके। अभी तक जापान में वही सिस्टम चला आ रहा है, तो इन्होंने वो चलाया था क्योंकि वैसे भी 2008 की मंदी के बाद दुनिया भर में जो है इवन इंक्लूडिंग जापान इन्फ्लेशन बहुत हाई था। वो सारी की सारी चीजें चल रही थी जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एबोनोमिक्स उसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हो। और फ्रंट पेज पे कोई खास न्यूज समझ दमदार मुझे लगी नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग अपना ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर चुके हैं 3 तारीख से, तो कुछ क्लासेस उसकी हो चुकी हैं, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है कोर्स आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से अभी आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी आप बैच डेफिनेटली लॉन्च कर ज्वाइन कर सकते हो। बैच में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर कराया जाता है। डेली क्विज होता है, वीकली क्विज होता है, हर 15 दिन के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरिंग सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो वो मैं आपको पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि पूरे कोर्स को डिजाइन करने में हमें मेरा पूरा एकदम से योगदान रहा है। तो किसी तरह की दिक्कत आपको आएगी नहीं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मैसेज वगैरह करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से भी मिल सकती है। ठीक है, आज कुछ खास हुआ था। देखिए, आज के दिन जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ था, तो आज हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि शिंजो अबे जी को लेके जो है रेस्ट इन पीस आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करिए, ताकि हमारी दुआएं जो है उनकी आत्मा को शांति मिले और वो पहुंचे उन तक। ठीक है, यार बहुत बड़े लीडर थे, मोदी जी के बहुत खास मित्र भी थे। और इंडिया में आज एक्चुअली उनके लिए मॉर्निंग है, नेशनल मॉर्निंग हम लोगों ने घोषित किया है। और नेशनल मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि आज हमारा झंडा, हमारा जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, वो आधा झुकाया जाएगा। ठीक है, आधा जो है उसको नीचे किया जाएगा, उनकी जो है याद में कह लीजिए, या कंडोलेंस के तौर पे, है ना। बहुत बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। खैर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आज जन्म हुआ था, आज ही के दिन 9 जुलाई 1875। सोच के देखो 1875, भैया कितना ज्यादा होता है ना। तब जो है इसका जन्म हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जन्म जो है बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था। तो बरगद के पेड़ के नीचे इसको शुरुआत किया था। 4 गुजराती भाई थे और एक पारसी भाई थे, तो 5 लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और एशिया के अंदर सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और फिर धीरे धीरे फाइनली इसको बरगद के पेड़ से और उधर से जो है करके 1874 में इसको दलाल स्ट्रीट जो मुंबई के अंदर है वहां पे इसको शिफ्ट किया गया। और 1875 में इसका ग्रुप का नाम चेंज किया गया। इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ओरिजिनल नाम हुआ करता था द नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, राइट। 1956 में फिर इसको फाइनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1986 में फिर इसने जो है बीएससी, जिसे हम लोग सेंसेक्स कहते हैं, जिसमें टॉप जो 30 कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स को जो है कैलकुलेट किया जाता है। और फिर 1995 में जो है इसने जो है अपना पूरा जो सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग सिस्टम में चेंज कर दिया था। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। और बीएससी जो है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला ऐसा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ड इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम है, जहां पे आप दुनिया में कहीं भी बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हो और यहाँ पे आपने जो है बंगाल टाइगर दिया हुआ है, ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं आपस में। एक्चुअली आज के ही दिन 1969 में बंगाल टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था, आज ही के दिन। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने कब चलाया था और कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, या फिर आप ये कह लीजिए कि पहला टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा था जहां पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ तो मजा आएगा। पहले भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहली बार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो दूसरी जो न्यूज है जो इंडियन एक्सप्रेस से ली है वो है हमारा पसमानदा मुस्लिम्स। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां से करवाऊंगा क्योंकि उधर से ना ब्लर आता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो हु आर पसमानदा मुस्लिम्स? देखिए, वैसे तो इस्लाम के अंदर जो है कास्टिज्म को और कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, राइट, लेकिन इंडिया में अपना ही कैरेक्टर होता है। इंडिया में क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस में भी, मुस्लिम्स में भी, हिंदूज में तो खैर है ही, कास्ट सिस्टम जो है वो घुसा हुआ है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इंडिया में क्या है ना, जो देखिए पसमानदा का मतलब पर्शियन वर्ड है और ये इसका मतलब होता है वंस लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो पीछे छूट गए हैं।
उनको कहा जाता है पसमानदा, राइट। और ये कोई टर्म पुरानी टर्म नहीं है, 1998 में अली अनवर अंसारी जी ने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम्स के अंदर जो बैकवर्ड, दलित और ट्राइबल मुस्लिम्स होते हैं उनको कहा जाता है पसमानदा। क्या कहा जाता है? पसमानदा। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अनवर अंसारी जी ने ही बनाया था। तो इनका कहना है कि पसमानदाज इंक्लूड दलित्स एज ऑफ नाउ बट ऑल पसमानदाज आर नॉट दलित्स। कुछ पसमानदा थोड़े, जरूरी नहीं है कि दलित ही होते हैं, ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें, और ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। तो कहता है कि आर मुस्लिम्स डिवाइडेड अमंग कास्ट लाइंस। देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि इस्लाम के अंदर वैसे कास्ट सिस्टम को इग्नोर जो नहीं किया जाता, इस्लाम में जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, बट इंडिया का कैरेक्टर थोड़ा अलग है। इंडिया में मुस्लिम्स को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अशरफ। अशरफ का मतलब होता है द नोबल इलीट, जो सबसे ऊपर होते हैं, नोबल होते हैं भैया, इलीट क्लास होती है, या फिर इसको ऑनरेबल वंस कहा जाता है, ठीक है। इनको कहा, जो अशरफ्स होते हैं ना, ये कहा जाता है कि ये सीधे के सीधे दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्सिया, टर्की, अफगानिस्तान। तो सैयद जो होते हैं, शेख, मुगल्स और पठान्स, ठीक है, ये सीधे के सीधे जो है सऊदी अरेबिया, पर्सिया, टर्की वगैरह से आए थे। तो ये तो सीधे वहीं से डिसेंडेंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है अशरफ। दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है अजलफ। अजलफ होते हैं बैकवर्ड मुस्लिम्स, और एक होते हैं अर्जल्स, ये होते हैं दलित मुस्लिम्स। तो आप सीधा सा ये भी कह सकते हो कि जो अजलफ होते हैं वो मिडिल कास्ट कन्वर्ट्स होते हैं, जो इंडिया में ही रहते थे लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन इनका ऑक्यूपेशन वो मिडिल ऑक्यूपेशन था। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है, जैसे जुलाहा, दर्जी जिसे जो इदरीस कहते हैं, है ना, रईन्स जिसे हम लोग जो है कुंजरास कहते हैं। तो जैसे जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, वो आते हैं अजलफ वाली कैटेगरी में, बीच वाली कैटेगरी में। ना तो वो दलित होते, ना ही वो नोबल होते हैं। तीसरे आते हैं, उसे कहते हैं अर्जल्स, ARZALS। ये इनको जो है सबसे पहली बार 1901 के सेंसस में इनको इंक्लूड किया गया था। इसमें आते हैं जो सबसे लोएस्ट होते हैं, मतलब जैसे अनटचेबल्स, जैसे कास्ट होती है यहाँ पे, जैसे हलाखोर जिसे हलाल कहते हैं, या फिर जो है लाल बेगरी से जैसे भंगी जिसको कहते हैं, स्कैवेंजर्स जो रहते हैं, या धोबी जो होते हैं, ठीक है, जो हजाम यानी कि बार्बर्स होते हैं, या चिक्स जिसे बूचर्स कहते हैं, फकीर यानी कि बैगर्स। तो सबसे नीचे इस कैटेगरी को माना जाता है। बेसिकली वही हिंदू वाला ही सिस्टम है एक तरह से, है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्र, शूद्र, वो उस तरह का है, लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी होती है, अशरफ, अजलफ और अर्जल्स। अशरफ होते हैं जो कि स्वर्ण कैटेगरी में आते हैं, अजलफ होते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अर्जल जो होते हैं वो दलित कैटेगरी में आते हैं। ये तो एक कैटेगराइजेशन होता है, और इसी तरह से इनका इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है। तो पहले जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में और SC/ST कैटेगरी में, वरना को थोड़ा बता ही दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने एक कमेटी की चर्चा की है जिसका नाम है राजेंद्र सच्चर कमेटी। बहुत फेमस कमेटी है, 2005 के अंदर इसको बनाया गया था। तो इनका यह कहना है कि ओवरऑल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट इज बैकवर्ड एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज, उसके अंदर भी, मुस्लिम्स के अंदर भी जो दलित होते हैं वो सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली भी और सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। फिर जो है जस्टिस जगन्नाथ मिश्रा कमीशन बनाया गया था, उसने अपनी 2007 में रिपोर्ट पेश की थी। उसने भी यही नोटिस किया था कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, डजेंट मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, कास्ट सिस्टम आपका रहता ही रहता है। क्रिश्चियंस के अंदर भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है। इंडिया का एक बड़ा यूनिक सा करेक्टर है ये। अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन है, जो एग्जिस्ट चीज करती है तो करती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अभी दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यार जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको आइडेंटिफिकेशन तो किया जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, पहले भी आपको मैंने बात बताई है, आइडेंटिफिकेशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो जब चीजों को आप आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो भैया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर पसमानदा, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें से कितने पसमानदा हैं, कितने एलीट हैं। यूजुअली देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पे कोई कास्ट सेंसस होता नहीं है इंडिया में, है ना, नेशनल लेवल पे, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि 85% के लगभग जो है वो इलीट क्लास वो पसमानदा हैं, और 15% के लगभग जो है वो इलीट क्लास है, नोबल क्लास जिसे कहते हैं, अशरफ कहते हैं। बट फिर बाद में जब पार्टीशन हुआ तो ये परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, बहुत सारे इलीट जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो आज के समय माना जाता है कि 80-20 का रेशो है, 80 जो है पसमानदा है, 20 जो है वो इलीट है, ऐसा माना जाता है। तो व्हाट डू पसमानदा मुस्लिम्स वांट, वो क्या चाहते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि भैया एक तो हमें गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी है या लेजिस्लेशन है
जो जॉब्स होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे हमारा रिप्रेजेंटेशन काफी कम है ना, क्योंकि लीगल तौर पे जो है ये कास्ट सिस्टम माना ही नहीं जाता लीगल तौर पे, बट स्टिल ठीक है। मतलब मुस्लिम्स के अंदर की मैं बात करूं, कन्वर्जन वगैरह वो सब रहता है, ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल तो ये डिमांड यही कर रहे हैं कि हमें ओबीसी कोटा दिया जाए, ठीक है। और ओबीसी कोटा के अंदर में भी जैसे बिहार में किया गया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का कोटा दिया जाए पसमानदा को। तो सभी जितने भी मुस्लिम्स हैं सबको ओबीसी का कोटा दिया जाए, उस ओबीसी के कोटा में ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी अलग से रिकॉग्नाइज किया जाए, जिसमें पसमानदा को जो है इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा जो है वो वहां पे डिमांड की जा रही है। एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द पसमानदा मूवमेंट? ये तो एक काफी पुरानी मूवमेंट है, आज की मूवमेंट नहीं है भैया। अब्दुल कय्यूम जो है अंसारी और मौलाना अली हसन असीम बिहारी, ये बड़े पुराने लीडर्स रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम से, और ये मुस्लिम लीग के अपोजिशन में थे। आपको पता है, दे डू नॉट सपोर्ट मुस्लिम लीग। उसके जो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम लीग है वो एक एलीट क्लास के लीडर हुआ करते थे, अशरफ हुआ करते थे सभी के सभी, एंड दे डिड नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर द लोअर क्लास मुस्लिम्स, तो वो थोड़ा माना जाता है। तो ये थोड़ी पुरानी मूवमेंट है। 1980s में भी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया महाराष्ट्र के अंदर, वो सारी चीजें थोड़ा हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। बट ठीक है, तो ये सारे का सारे आर्टिकल, आई होप आपको थोड़ा कुछ आपको आज नई चीज देखने को मिली होगी। मुझे अच्छा लगा पर्सनली आर्टिकल, पहले हम लोगों ने इसके बारे में कभी बात नहीं किया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिफरेंसेस ओवर रशिया डोमिनेट G20 मीटिंग। पुराना सा टॉपिक है, तो सीधी सी बात है भैया, G20 की मीटिंग हो रही है, तो 20 कंट्रीज इसमें आने वाली हैं। ये सारी की सारी 20 कंट्री हैं। आप देखिए इसमें रशिया भी है और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, और इस समय दोनों के बीच में जो चल रहा है वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो वही है, जबरदस्ती इनको एक कमरे में बैठा दिया गया तो गाली गलौज शुरू हो गई, है ना। रशिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स को कह रहा है कि तुमने नाटो का एक्सपेंड किया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे अटैक करना पड़ा। रशिया का, अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुम रशिया को एक्सपेंड करना चाहते हो, वो सारी करके। तो बीच में गाली गलौज इनके बीच में बेसिकली हो रहा है। तो पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है, और तो कुछ खास है नहीं। G20 के बारे में आपको मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, 19 कंट्रीज होती हैं इसमें, और यूरोपियन यूनियन होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? स्पेन इसका एज सच पार्ट नहीं है, सेपरेटली स्टेट स्पेन इसका पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन के अंडर में स्पेन इसका पार्ट है। तो स्पेन को एडिशनली परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी उसको इनवाइट किया जाता है, और इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर भी नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट भी नहीं है G20 का। तो इसके अंदर जो है प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है एनुअली, तो वो थोड़ा थोड़ा करके है। इंडिया तो डेफिनेटली इसका पार्ट है ही, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 85% ग्लोबल GDP है वो G20 के अंडर में आती है। आगे बढ़ते हैं। पार्टी सिंबल टू रिमेन विद अस असर्ट उद्धव। तो आजकल देखिए जो है इशू चल रहा है, जो शिवसेना का जो सिंबल है वो धनुष बाण और वो करके, तो अभी जो मेंबर अलग हो गया, एक नाथ शिंदे जी जो वाला जो ग्रुप अलग हो गया है, तो अभी पार्टी सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही है, मतलब शुरू हो चुकी है समझ लीजिए। तो क्योंकि जो शिवसेना है ना, वो एक ओरिजिनल पार्टी है, और जो एकनाथ शिंदे से जो वहां से जो MLA हुए हैं, तो डेफिनेटली अभी अपनी वो नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन मेजोरिटी जो MLAs हैं वो एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप के साथ हैं, मेजोरिटी जो MLA हैं। शिवसेना के पास तो भैया कुछ बचे नहीं, गिन चुन के जो फैमिली वाले 2-4 ही बचे हुए हैं। तो अभी ये सिंबल किसके पास जाएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उद्धव जी का कहना है कि सिंबल उनके ही पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल पार्टी है। तो इन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज की है, इनका कहना है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी होती है, लेजिस्लेटिव पार्टी इज अ डिफरेंट थिंग, और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इन्होंने दो टर्म यूज की हैं अभी। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग तो नहीं पता, आने वाले आर्टिकल्स में कुछ आएगा तो करेंगे। बेसिकली लेजिस्लेटिव पार्टी का मतलब वो होता है कि ऐसी पार्टी जहां पे MLAs मेजोरिटी में होते हैं और जो सरकार बनाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो होती है जिसको इलेक्शन कमीशन ने एज अ ओरिजिनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया है, जैसे शिवसेना, ये है ओरिजिनल पार्टी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो नई पार्टी जो बनाई जाएगी दैट इज लेजिस्लेटिव पार्टी, क्योंकि मेजोरिटी MLAs वहां पे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है कि सिंबल हमेशा रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और ओरिजिनल पार्टी के पास रहता है, लेजिस्लेटिव पार्टी के पास पुराना सिंबल नहीं जाता है। अगर इनको चाहिए तो नया सिंबल ले सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसमें कानून क्या कहता है, इसमें हमारा लक्ष्मीकांत क्या कहते हैं, और वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये पूरी की पावर जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है
कि पार्टी के अंदर जो स्प्लिट होगा, जो मर्जर होगा, किसको सिंबल दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कुछ इलेक्शन कमीशन के पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें फ्री सिंबल कहा जाता है। उन सिंबल में से कोई भी पार्टी जब नॉमिनेशन पेपर भरती है तो अपना सिंबल चुन सकती है। बाद में वही उस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वही सिंबल उस पार्टी का सिंबल भी बन जाता है। जैसे आप कांग्रेस और बीजेपी के सिंबल की बात कर लीजिए। अभी तो कांग्रेस का सिंबल हमें पता है, बीजेपी का सिंबल पता है, लेकिन हमेशा से ये सिंबल नहीं था। कांग्रेस का जो इनिशियली जो सिंबल हुआ करता था वो हुआ करता था एक गाय, और गाय हुआ करती थी काऊ मतलब, और एक जो है उसका जो बछड़ा हुआ करता था जो उसका दूध पी रहा होता था, वो ये ओरिजिनल सिंबल था। फिर धीरे धीरे वो सिंबल चेंज होता गया और आज आपको पता ही है जो पंजे का निशान होता है वो कांग्रेस का सिंबल है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये पूरी की पूरी जो है कार्रवाई को देखता है, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने वाला काम होता है। वो सारी चीजें जो कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी नहीं है, वो सब काम इलेक्शन कमीशन का बेसिकली यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक इलेक्शन का सिंबल्स रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, जिसके तहत ये सारी चीजें की जाती हैं। ओके, और इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो द ओनली अथॉरिटी, देखिए लिखा हुआ है ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इश्यूज ऑन द डिस्प्यूट और अ मर्जर। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सादिक अली और अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 का केस था, जिसमें एक्सक्लूसिवली पावर इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। मेरा कहने का मतलब ये है, टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी वो सिंबल किसके पास रहेगा, वो शिवसेना की ओरिजिनल पार्टी के पास रहेगा या फिर नई पार्टी के पास जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब डिसाइड करेगा तब इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कल आपसे 2 एमसीक्यूज मैंने पूछे थे, दोनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इन्फ्लेशन और मतलब इकोनॉमी के टॉपिक से था। When the central government reduces the value of the domestic currency in terms of the foreign currency, it phenomena is called devaluation। देखिए आजकल आपको न्यूज़पेपर में devaluation टर्म देखने को नहीं मिलता होगा, हमें देखने को मिलता है डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन। ठीक है, पहले जो वर्ड यूज किए जाते थे वो होते थे डिवैल्यूएशन और वैल्यूएशन। आजकल उन टर्म का यूज नहीं करते हैं, थोड़ा इनमें फर्क होता है, कैरेक्टर सेम होता है लेकिन टर्म में फर्क होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब वो होता है जब करेंसी अपने आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपनी वैल्यू कम कर देती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन जब गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करता है उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। इसमें तो साफ साफ कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिड्यूस करती है तो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं, जो अपने आप होता है मार्केट के हिसाब से उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोनों टर्म में फर्क होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन व्हाट डज द मीन व्हेन दे से स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है उसकी करेंसी की सप्लाई को रोकना है, उसे बंद करना है। अगर इंडिया में डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंडिया में डॉलर की सप्लाई मान लो बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और रुपया अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब रुपया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा? तब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो कई बार क्या करती है सरकार, डॉलर की सप्लाई को कम करने के लिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करती है। तो ये इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। ठीक है, देखिए मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूं, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, आप इकोनॉमी के बेसिक्स में इसको कवर करते हो। द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी वेरीज यूनिवर्सली विद द प्राइस लेवल। तो भैया सीधी सी बात है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आपकी परचेसिंग पावर कम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। आज एक दर्जन बनाना वो 60 रुपए का आता है, तो अगर वो कल को 600 रुपए का आता है तो डेफिनेटली आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है। 3 क्वेश्चन फिर से आज मैं लेके आया हूं इकोनॉमी सेक्शन से ही। तीनों क्वेश्चन को अपने स्क्रीन को पॉज करना है, पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तीनों के मैं सभी के आंसर पढ़ता हूं और साथ के साथ लाइक बटन पे जो है वो हिट भी करना है। ठीक है, 3 सवाल है, आराम से पढ़ना है, दिमाग लगा के। अच्छे सवाल है, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोशिश क्या करो कि आंसर करने की। अगर नहीं भी कर पा रहे हो, कम से कम किसी और बच्चे का आंसर आप पढ़ सकते हो जो कमेंट सेक्शन में दिया होता है ना, उसको तो कम से कम अप्रिशिएट कर सकते हो, दूसरे स्टूडेंट को जिसने आंसर दिया है। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन यहाँ पे जरूरी है आपकी साइड से भी, है ना। तो ये स्टेरिलाइजेशन क्या मतलब होता है, मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए स्लाइड डाल दिया है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा जाके इसको पढ़ सकते हो, राइट। तो स्टेरिलाइजेशन वैसे मैंने आपको मतलब बता ही दिया है, जब हमारी कंट्री में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डॉलर की, तो उसकी सप्लाई को रोकने के लिए आरबीआई जो है जो स्टेप लेता है उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीटिंग द हीट, बीटिंग द हीट मतलब बीटिंग द टेम्परेचर। इंडिया में टेम्परेचर राइज हो रहा है, पूरी दुनिया में ही हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है।
कल ही हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि भैया जो मॉनसून का महीना है उसमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल मतलब समर के कंपैरिजन में और विंटर के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये कहना है कि इंडिया में ऑल इंडिया एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग मॉनसून मंथ, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसे मॉनसून मंथ कहा जाता है अभी जो चल रहा है, इज हायर देन द समर एंड विंटर। ये हम लोगों ने कल भी बात किया था। तो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर बढ़ा है इंडिया का बिटवीन 1951 एंड 1980 इन मॉनसून मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो उसको अगर हम लोग रेफरेंस माने तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मॉनसून के महीने में। ओवरऑल की अगर बात करें तो पिछले जो है आप ये मान के चले 120 ईयर्स में इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर मान के चलें तो ये बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके पीछे इन्होंने जो है एक और कॉन्सेप्ट देखे, रीजन तो क्या है? क्लाइमेट चेंज है रीजन, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑफ कोर्स वो इसका जो है रीजंस हैं। और इसका इंपैक्ट क्या होता है? इरेटिक मॉनसून है ना, कोस्टल इरोजन, वो सब इसका इंपैक्ट होता है। अब यहां पे इन्होंने एक टर्म और यूज की है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो ये जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी नजर आ रहा है आपको। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब दिल्ली का टेम्परेचर 49 डिग्री पहुंच गया था, तब भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि भैया हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, जो हमारे जो शहर हैं, सिटीज हैं, वो कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पक्की सड़कें, हरियाली है ही नहीं, पेड़ पौधे है ही नहीं, कच्ची जगह है ही नहीं, हर जगह आपने कंक्रीट और सीमेंट डाल दिया है। तो कंक्रीट जंगल, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ही सिटी के अंदर, मतलब ये मान के चलिए दिल्ली के ही अंदर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब यह भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर अर्बन एरिया का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के रूरल एरिया के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है, 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मान के चलिए कि जब दिल्ली में टेम्परेचर 49 डिग्री था, उस समय आसपास के एरिया में टेम्परेचर कितना था? 42-43 डिग्री था। इतना फर्क होता है, और एक एक डिग्री से हालत खराब हो जाती है। तो 4-5 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली उसके बारे में ये बात कर रहा है। सोल्यूशन क्या है? देखिए, छोटा सा आर्टिकल है ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते। सोल्यूशन तो यही है, सीधी सी बात है, हीट एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए, जो कि गुजरात ने लॉन्च किया है। जिसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, वो ऐसी बनाई जाती हैं, वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज नहीं करती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी जो है बहुत सारे स्टेट के साथ मिलकर काम करती है। जो मटेरियल यूज होता है, जो इंडोर कूलिंग होती है, ऐसा मटेरियल यूज होना चाहिए। मतलब आपके जो घर की छतें हैं, आप उसको व्हाइट कलर से जो है पेंट कर सकते हो, दीवारों को व्हाइट कलर से पेंट कर सकते हो रादर देन ब्लैक, है ना। और अर्बन हीट आइलैंड में क्या रहता है, जो हम लोग एसफॉल्ट यूज करते हैं सड़कें वगैरह बनाने में, वो क्योंकि डार्क जो है सरफेस का यूज किया जाता है अर्बन एरियाज में, और डार्क सरफेस जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए हीट वेव वाले केस में। आंध्र प्रदेश वगैरह में बहुत सारी डेथ होती हैं हीट वेव के केसेस से, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी होती हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करिए, बजट को जो है बढ़ाइए, तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। हीट आइलैंड को लेकर मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स डाले हुए हैं, क्योंकि हीट आइलैंड को लेकर यूपीएससी में ऑलरेडी मेंस में सवाल पूछा जा चुका है। तो हीट आइलैंड क्या होता है, क्या इसके इंपैक्ट होते हैं, कॉज क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद कर सकते हो। बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। नासा ने भी जो अभी दिल्ली के बारे में कहा था कि दिल्ली जो है हीट आइलैंड बनता चला जा रहा है साल दर साल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आप देख सकते हो। तो हीट आइलैंड जो है वो कैसे होता है, अर्बन एरिया कैसे काम करते हैं, रूरल एरिया कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा आर्टिकल है, वो है फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब जो फीमेल होती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होती हैं, उनको मेल के कंपैरिजन में इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? यस और नो। आपने आंसर यस और नो में नहीं देना है। अगर आपका आंसर यस है तो बताओगे क्यों, अगर आपका आंसर नो है तभी बताओगे क्यों। शुड वीमेन गेट इक्वल पे एज मेन इन स्पोर्ट्स? वैसे तो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे खास बात कर रहे हैं। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करो, और सारे बच्चे हाँ मत बोलना, तो डिबेट का मतलब ही नहीं रहेगा ना कि सभी हाँ बोलेंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे भी जरूर होने चाहिए जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप अपनी आर्गुमेंट भी दे सकते हो, तभी तो आर्गुमेंट रिच होगा ना। अबे सभी एक जैसा सोचने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दोनों साइड का आर्गुमेंट मुझे चाहिए।
तो ये न्यूज में क्यों है? वैसे तो न्यूज में बहुत पुरानी डिबेट है ये। 1973 में ही यूएसए के अंदर जो टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, उन्होंने इस डिबेट को शुरू किया था और आज तक भी टेनिस के अंदर इक्वल पेमेंट नहीं आया है। लेकिन अभी कुछ दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, एक तो यूएसए में जो फुटबॉल टीम है यूएसए की, और जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है, इन्होंने डिसाइड किया है कि वीमेन को मैन के बराबर ही इक्वल पेमेंट मिलेगा। मैच फीस वगैरह जो भी रहता है, प्राइज मनी जो रहती है वो इक्वल मिलेगा, तो पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल तो खैर ही नहीं, ठीक है, जहां पे अभी भी वीमेन को बहुत कम पे किया जाता है। हॉकी वगैरह हो गया एज कम्पेयर टू मैन। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन यहाँ पे ये है, जो कुछ लोगों का मानना है, खासकर इंडिया वाले केस में, इनका कहना है कि जो वीमेन स्पोर्ट होती है, वीमेन स्पोर्ट, उसकी रेटिंग कम होती है, उसको कम लोग देखते हैं। तो जब उसको कम लोग देखते हैं तो रिवेन्यू भी कम जनरेट होता है। तो जब वीमेन स्पोर्ट से रिवेन्यू कम जनरेट होता है तो इसलिए वीमेन को कम पे किया जाता है, ठीक है, ऐसा भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है। लेकिन कुछ केस में जैसे टेनिस वगैरह हो गया, यहां पे ये तर्क दिया जाता है कि जो मैन, यानी कि जो 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 मैन होते हैं, वो जो है बेस्ट ऑफ फाइव खेलते हैं, और जो वीमेन होती हैं वो बेस्ट ऑफ 3 खेलती हैं। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब ये होता है कि उनके 3 गेम होते हैं, मैन के 5 गेम होते हैं। तो क्योंकि मैन के 5 गेम होते हैं इसलिए इसको ज्यादा पे किया जाता है, और जो ऑडियंस होती है वो भी मैन की ज्यादा होती है, ऐसा माना जाता है, राइट। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है। लेकिन ये सोशल कंडीशनिंग है। इंडिया में, पूरी दुनिया भर में ये माना जाता है कि जो स्पोर्ट्स है वो मर्दों के लिए बना है, फीमेल के लिए नहीं बना है। फीमेल का स्पोर्ट्स में आना काफी नया फिनोमिना है, बहुत पहले से नहीं था, अभी रिसेंटली पिछले कुछ 100 ईयर्स में ही, 100 भी नहीं, पिछले 70 80 100 ईयर्स में ही इसको शुरू किया गया है। तो ये भी एक यहाँ पे बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है। सोशल कंडीशनिंग हमारे समाज की ऐसी हो गई है कि स्पोर्ट्स जो है वो मर्दों के लिए बना है, इसलिए हम उनके खेल को ही देखेंगे, दूसरे फीमेल के खेल को देखेंगे नहीं। लेकिन जहां पे सिस्टम बढ़िया होता है वहां पे अलग चीज होती है। जैसे इंडिया में जो है सानिया नेहवाल, पीवी संधू जो है निकल के आई हैं सामने, और इनको अपने मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा पे भी किया जाता है, ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी भी होती हैं। क्योंकि इंडिया में टेनिस के जब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स में, तो कई स्पोर्ट्स में काफी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं वीमेन को। तो अगर आप उनको इक्वल पेमेंट दोगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, तो ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स के अंदर आएंगी, ऑब्वियसली बात है ना, ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी, और धीरे धीरे लोगों का नजरिया भी चेंज होगा। जैसे अभी जो है आईपीएल जो है, वीमेन आईपीएल को चलाने की बात भी चल रही है, और लेट्स होप के फ्यूचर में हो, बड़ा अच्छा रहेगा अगर हुआ तो, है ना। आप खुद देख लीजिए, है ना, आपको अगर मैं बोलूं कि इंडिया में जो है 5 मेल क्रिकेटर के नाम बताइए, आप 10 के बता दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंडिया में 5 फीमेल क्रिकेटर्स के नाम बताइए, आप नहीं बता पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। सेम हॉकी में है, ठीक है। तो नजरिया, यानी कि सोशल कंडीशनिंग, हमारा जो एटीट्यूड है वही ऐसा है। तो जब एटीट्यूड ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स पेमेंट भी इक्वल बराबर नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे हैं। तो ये जो साइकिल बन गया है कमर्शियल अपॉर्चुनिटी वगैरह वो सब, तो इनका कहना है कि उसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। हर चीज हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें आपको एज अ राइट के रूप में भी देखना पड़ेगा, है ना, जस्टिस, राइट एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा इन्होंने यहाँ पे बताया है। छोटा सा आर्टिकल था, मैंने इस पे ज्यादा समय ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है ए प्लान दैट इज मच मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्री। तो एक्चुअली बात क्या है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया था, ठीक है, जिसके अंदर पंजाब से इन्होंने ये एक्चुअली, और अभी इंडिया में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव। और वन महोत्सव की शुरुआत एक्चुअली पंजाब से हुई थी। MS रंधावा जी जो है उन्होंने 1947 में इसकी शुरुआत की थी। फिर बाद में हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने इस मूवमेंट को पूरे देश में लागू किया, और आज इंडिया में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इस आर्टिकल की शुरुआत एक्चुअली एक एग्जाम्पल से हुई। तो हम जो ऐसे लिखते हैं पेपर में, उसकी शुरुआत भी हमेशा एग्जाम्पल से कर सकते हो, नो डाउट। तो पंजाब में क्या है, वहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नरेगा के अंदर कुछ वीमेन और कुछ जो लोकल यूथ क्लब थे वो मिलके प्लांटेशन करते हैं हर साल इसी महीने वो लोग प्लांटेशन। तो कितना खूबसूरत एग्जांपल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, है ना। सारी कम्युनिटी मिलके काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, एनजीओ भी काम कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी मिलके काम कर रहे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि हमारी लैंड का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है भैया। IUCN का यह कहना है कि डिफोरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। भैया 12% ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो डिफोरेस्टेशन से ही होता है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो 12% को तो वैसे ही कंट्रोल कर लोगे। फिर बाकी बची ट्रैफिक वाला, वहां पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इंक्लूड कर रहे हैं।
जहां बची हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहां पे हम लोग जो है सोलर या क्लीन एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो स्टेप जो है वो मिलजुल के ही काम करेंगे, तभी काम यहाँ पे चलेगा। अब अप्रोच की बात है, देखिए ये बात तो पक्की है कि हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना है, डिग्रेडेशन को रोकना है, लेकिन कैसे रोकेंगे? उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक पुरानी अप्रोच, एक नई अप्रोच। पुरानी अप्रोच में क्या होता था, जहां पे भी खाली प्लॉट मिलता था वहां पे पेड़ लगा देते थे। दैट वाज ओल्ड अप्रोच। खाली प्लॉट मिला, पेड़ लगा दो, जैसे स्कूल्स में होता था, गांव में होता था, शहरों में होता था, जो खाली जगह पड़ी है लगा। लेकिन ये पुरानी अप्रोच है, ये अच्छी अप्रोच नहीं है, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। तो नई अप्रोच में क्या को बोलते हैं, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। हम इसमें सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं लगाते हैं, हम इसमें उस पूरे लैंडस्केप का रेस्टोरेशन करते हैं। मतलब समझते हो, इसका मतलब यह होता है कि वहां पर सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा। समझ रहे हो? मान लो किसी, ये मान लो यहाँ पे 100 एकड़ की लैंड है, इस लैंड का मान लो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो सिर्फ पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उनकी जरूरतें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग पेड़ भी लगाएंगे, यहाँ के जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको भी रिवाइव करेंगे, जो वेटलैंड होती हैं उनका भी ध्यान रखेंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन द ट्रीज। इसे कहते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है मल्टीपल लैंड यूज का हम लोग यूज करते हैं, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग करना हो, चाहे एग्जीक्यूट करना हो, किसी भी तरह का हो, उसमें हम लोग कम्युनिटीज को इंक्लूड करते हैं, लोकल पॉपुलेशन को इंक्लूड करेंगे, सरकारी एजेंसीज को इंक्लूड करेंगे, है ना, सबको इंक्लूड करके चलते हैं। इनका यह कहना है कि नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर, आईयूसीएन का कहना है नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन द वर्ल्ड हैव स्कोप ऑफ द पोटेंशियल रेस्टोरेशन। भैया 2 बिलियन हेक्टेयर लैंड का रेस्टोरेशन का स्कोप है। अगर आपने इसको रेस्टोर कर लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 12% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो आपका वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो अब पेड़ लगाने हैं, कौन से पेड़ लगाओगे, ये भी बड़ी सोचने की बात है। अब राजस्थान में बैठ के आप भैया वहां पे जामुन का पेड़ तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां का नेटिव पौधा है ही नहीं वो। तो रेस्टोरेशन करना है, उसके लिए भी ध्यान रखना है कि नेचुरल फॉरेस्ट को ग्रो करो, नेटिव ट्री को ग्रोथ करो, रादर देन बाहर से ट्री लेके आएंगे। क्योंकि जो नेटिव ट्री होते हैं वो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां की सोइल के हिसाब से बेटर ग्रो कर सकते हैं, और उनके 90% चांसेस होते हैं सरवाइव करने के, है ना। मियावाकी जो मेथड होता है, जिसके लेकर यूपीएससी में सवाल भी आया था इस बार प्रीलिम्स में, मियावाकी मेथड क्या होता है, उसमें भी यही होता है, नेटिव ट्रीज को ग्रो किया जाता है जो काफी जल्दी ग्रो होते हैं और जल्दी फॉरेस्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करता है, और ये कार्बन को भी सोखता है, अब्जॉर्ब करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं फॉरेस्ट के, बताने की आपको जरूरत नहीं। इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है, कार्बन साइकिल को पूरी तरह से जो है क्लियर करता है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करता है, लोकल कम्युनिटी को जो है बेनिफिट करता है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इरोजन को प्रिवेंट करता है, कितने सारे बेनिफिट हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोकता है, और वीमेन एम्पावरमेंट भी होता है फॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि इससे वीमेन की इनकम इंक्रीज होती है, उनकी डाइट इंक्रीज होती है ना। तो वीमेन एम्पावरमेंट भी बहुत बढ़िया होता है यहाँ से। इंडिया ने जो और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो चलाए गए हैं, देखिए 21 से लेके 30 तक जो है यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है, डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मतलब तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है 10 सालों को। फिर 2021 के अंदर एक बोन चैलेंज हुआ था, उस बोन चैलेंज के अंदर यह कहा गया था कि मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लैंड को जो है वो रिस्टोर करना है। इंडिया ने जो है बोन चैलेंज को 2015 में ज्वाइन किया था, और हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि 2030 तक हम लोग 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे। ये इंडिया ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद इंडिया ने यह भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि 2030 तक हम लोग 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिस्टोर करेंगे थ्रू फॉरेस्टेशन। ये भी इंडिया ने प्रॉमिस किया है, और बहुत सारे प्रोग्राम इंडिया में चलाए गए हैं, जैसे कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये तेलंगाना के अंदर बड़ा खास प्रोग्राम चलाया गया है, तेलंगाना को हरिता हरम। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। लेकिन
सीधी सी बात है, सुनने में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन समस्याएं भी होती हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एरिया के अंदर रिस्टोर करना है, कौन से का नहीं करना है। रिसर्च की हमारे पास यहाँ पे कमी है, फाइनेंस की हमारे पास यहाँ पे कमी है, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर भी सहमति नहीं बन पाती है बहुत बार, कहाँ पे पेड़ लगाएं नहीं लगाएं, तो कुछ समस्याएं भी हैं। लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट की अप्रोच अच्छी होगी तो चीजें बढ़िया हो सकती हैं। तो इन्होंने बेसिकली वे फॉरवर्ड यही कहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लैंड ओनर्स, गवर्नमेंट, है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, सबको मिलके बैठ के बात करना चाहिए, तभी यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा आर्टिकल था, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। आप जो है एनालिसिस सुनने के बाद जो है पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और उस टॉपिक को आप जो है और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। एक कोट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली ये बहुत ज्यादा। रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। मतलब जो ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको पेन सहन करना पड़ता है, आपको चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। तो पढ़ते समय आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो इसके जो फ्रूट होंगे वो बड़े ही स्वीट होते हैं। अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको डेली पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस देखना पड़ता है, सिलेबस कवर करना पड़ता है, आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, भैया न्यूज़पेपर पढ़ो, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अभी आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा। आपका सिलेक्शन होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समाज को आप नए तरीके से देखने की कोशिश करोगे। बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट कोट क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।